हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग ऑन फ्यूचर एजुकेशनल लैब। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बात की थी। हमने यहाँ पर वहाँ पर हमने ये भी बात की थी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, लाइक नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। हमारा जो लास्ट टॉपिक था कल का वो था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। क्लियर? हमने उसके बारे में बात भी की थी। हमने उसमें ये देखा था कि जिस तरीके से हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ऑन द गैस ओवर द सॉल्यूशन, तो क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होते चले जाते हैं। यानी जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब इसी टॉपिक के ऊपर हमारे जो साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था विलियम हेनरी। उन्होंने क्या किया, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बिटवीन, किसके बिटवीन दिया उन्होंने, देखो उन्होंने हमें दिया रिलेशनशिप सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ सॉल्वेंट एंड प्रेशर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हेनरीज लॉ। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड तो दूसरा हमारा क्या है, प्रेशर, यानी जिसके बेस पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसके बीच में उन्होंने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया। यानी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया पहले से, उसके बारे में जब उन्होंने ये सारे एक्सप्लेनेशन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो उनको एक मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मिला वो ये था। अब उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, पहले इसको समझने से पहले इसका डायग्राम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपका डायग्राम बना रखा है कि ये हमारा लिक्विड ऑफ द सॉल्वेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर मास ऑफ द गैस हमारी इनबिल्ट है, यानी कि भरी हुई है। यहाँ पर W1 प्रेशर से हमारा क्या है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इसका प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी बाई वेट हमने क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ाया, तो क्या हुआ, अभी ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या थे, ओवर द सॉल्यूशन यानी ओवर द सॉल्वेंट थे हमारे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे क्या हुआ, हमारे प्रेशर इंक्रीज होता गया, हमारे पास नंबर ऑफ द गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इस सॉल्वेंट यहाँ पे सॉल्यूशन, अभी प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर था, अब धीमे धीमे गैस के मॉलिक्यूल्स डिजोल्व होते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, और इस तरीके से क्या हो गए, डिजोल्व होते चले गए। तो आप क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या हो गए, यहाँ पर ऊपर कम हो गए और नीचे यानी सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गए, इंक्रीज। यानी क्या हुआ, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारे हेनरी लॉ थे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया। उनका स्टेटमेंट क्या था, देखिए उनका स्टेटमेंट था, द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना भी मास ऑफ द गैस डिजॉल्व होगा, क्लियर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट टेम्परेचर। पहले फिक्स किया था, वही काम यहाँ पे करना है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए विद द सॉल्यूशन। तो उनका एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या बनता है, द मास ऑफ द गैस dissolved per unit volume of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है m proportional p। m क्या है यहाँ पर, m is the mass of the gas dissolved in a unit volume of the solvent। क्लियर? p यहाँ पर क्या है, it is the pressure of the gas in equilibrium with the solution। क्लियर? प्रेशर कौन सा है, जिससे हमने अप्लाइड किया हुआ है। क्लियर? साथ में हमने जब इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगी। तो मैंने यहाँ पर एक k को यहाँ पर क्या कर दिया, डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, m इक्वल टू kp। तो यहाँ पर k क्या आपका, k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आपका कहता है हेनरीज लॉ और उनका स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या हेनरी लॉ एक्चुअल में यही था, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो मास ऑफ द गैस लिया हुआ है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमारे पास जो गैस होगी वो किसी एक मॉलिक्यूल यानी कि एक टाइप की गैस तो होगी नहीं। लाइक हम जैसे हाइड्रोजन की बात तो यहाँ पर अकेले करेंगे नहीं, ना कि O2 की या N2 की। अब जैसे सपोज कीजिए कि मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर एयर को भरा है, अब सॉल्यूशन के अंदर एयर प्रेजेंट, तो एयर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज होंगे, यानी एयर में क्या होंगे, नंबर ऑफ गैसेज होंगे। नंबर ऑफ गैसेज होंगे तो नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेज, मतलब O2 भी होगी, N2 भी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे O2 की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पर जब O2 की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो किसके नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, O2 गैस के। अगर हम बात करते हैं N2 की यानी नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए, तो हम किसकी बात करेंगे कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका है, नाइट्रोजन का हम देखेंगे। यानी यहाँ पर जिस गैस की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे उसी गैस का तो मोल फ्रैक्शन लेंगे हम लोग, यानी उसी गैस का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे।
अब नंबर ऑफ मोल्स एक गैस को लेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेज हमारी हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, यानी कि हम इसी रिलेशनशिप को किसके टर्म्स में लेंगे, मास ऑफ द गैस को हटाकर, यानी उसके बिहाफ पर हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जिस भी गैस की हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे समझते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने गैस जो कि हमने क्या लिया है, उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिया है। तो हमने अपनी कंडीशन क्या लगाई कि नोट किया हमने, इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी कि अगर हम मोल फ्रैक्शन के बेस पर अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं इन लिक्विड, तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट होगा एक तरीके से, वो क्या होगा, देखो जरा, मोल fraction of a gas in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution। कुछ लोगों को यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही होगी, दोबारा से बता दूं कि यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है, यहाँ पर हमने बात की है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। आप लोगों ने क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपने बात की थी डाल्टन्स लॉ के बारे में, और डाल्टन्स लॉ ने क्या बताया था कि किसी कंटेनर यानी किसी बीकर के अंदर अगर हम बात करते हैं जबकि लिक्विड भरा हुआ है, उसमें नंबर ऑफ गैस या फिर सिंपल कंटेनर है, और जिसमें क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर के अंदर अगर क्या है, सपोज करो H2 के मॉलिक्यूल भी है, O2 के मॉलिक्यूल भी है और N2 के मॉलिक्यूल भी है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं अलग अलग समझाता हूँ। जैसा ये कंटेनर मेरे पास है, एक दूसरा कंटेनर है, तीसरा कंटेनर है, इसमें H2 के मॉलिक्यूल, O2 के मॉलिक्यूल, N2 के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साथ में भरे हुए हैं। तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर इनका जो पार्शियल प्रेशर है, इनका जो प्रेशर होगा, जो दीवार यानी कि जो कंटेनर जो होगा उसकी वॉल्स पर जो प्रेशर अप्लाइड होगा, इनका जो प्रेशर अप्लाइड होगा, इनका जो प्रेशर अप्लाइड होगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम इन तीनों ही गैसेस को सेम वॉल्यूम के कंटेनर में अगर रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इन तीनों का जो अपना अपना इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर होगा, वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनके लिए अलग अलग से क्या बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। इस तरीके से हम लोग पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं, ना कि टोटल प्रेशर का, ये बात ध्यान रखना। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपना आगे का प्रोजेक्ट। हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बात की थी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा मोल फ्रैक्शन जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, x से, तो मैंने लिख दिया x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। क्लियर। वेयर x इज द क्या होगा, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द, लगा देते हैं हम लोग, ऑफ द गैस, इसकी बारे में बात कर रहे हैं। और p क्या होगा, P is the partial pressure of the gas। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ, यानी कि इसको निकालता हूँ, यानी ये साइन जैसे हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगा x इक्वल टू Kp, क्योंकि K हमने पहले लिया हुआ था m इक्वल टू वाले में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, K डैश कर देंगे, यानी K डैश। अब K डैश यहाँ पर क्या होगा, वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेयर K डैश इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एट किस पर होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि इस तरीके से हमारा K डैश आ गया। अब हम बात करते हैं अपने आगे की। देखिए x इक्वल टू K डैश P है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, K डैश को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन K डैश इंटू एक्स इक्वल टू P। अब हमने क्या किया,
के डैश हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और किसी भी वैल्यू यानी 1 की वैल्यू में अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म, तो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक नया कांस्टेंट टर्म मिलता है के एच डॉट एक्स इक्वल टू पी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, पी इक्वल टू के एच डॉट एक्स। तो यही आपका क्या होगा एक्चुअल में हेनरी लॉ, जिसमें हम लोग के एच को क्या बोलते हैं, के एच को ही बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ लिख देता हूं मैं से, वेयर KH is Henry's constant। क्लियर, यहाँ पर KH हमारा क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर हम 2-3 बातें और करते हैं, जैसे कि हमने पहले अपना लिखा था एक फॉर्मूला, आपने लिखा था यहाँ पर लिखा था m प्रोपोर्शनल p। हमने क्या किया, m को रिलेट कर दिया x से, हमारा क्या हो गया, x रिलेटेड p हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से किया। यहाँ पर कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर कुछ कहते हैं कि सर आपने x इक्वल टू के डैश पी किया था तो के डैश की जगह पर ही के एच कर देते। ज़्यादातर बुकों में, किसी बुक में डायरेक्ट नहीं दिया गया, यही दिया गया है, और काफ़ी बुकों में ये भी दिया गया है। तो हम क्या करते, देखिए हमें इसको रिलेट करना था इससे, हमने क्या किया, इसको रिलेट इस तरीके से किया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका x इक्वल टू के डैश पी आया, मैंने के डैश किया तो बात की बात वही रही, रिलेशनशिप में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी यहाँ पर p इक्वल टू क्या हो गया, के एच एक्स। लेकिन मैंने x को यहाँ रखा, p को यहाँ रखा, क्यों, इसके पीछे एक रीजन होता है। देखो यहाँ पर जो आपका x यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेज है, अगर मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ, जैसे कि ये लिया था, उस कंटेनर के अंदर हमारा क्या सॉल्यूशन भरा हुआ है, क्लियर है। ये कंटेनर में क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ हमारा, क्लियर है ना। अब आप देखिए कि आपने क्या किया, एक वैक्यूम के थ्रू क्या किया, इसके अंदर फिक्स कर दी हमारी गैस, और उसके अंदर क्या कर दी, गैस भर दी है। अब जो गैस क्या हो गई आपकी, गैस के मॉलिक्यूल्स आपने इतने भर दिए हैं, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स आपके अंदर फिक्स है ना, अब आप गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे से प्रेशर को अप्लाई करेंगे, जैसे से क्या कर रहे हैं, प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजोल्व जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्लियर है ना। कि प्रेशर बढ़ाया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो हमारे डिजोल्व हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, गैस हमारे मॉलिक्यूल अगर इसके अंदर फिक्स है, ये मान के चलता हूँ कि अब इसके अंदर जो गैस होगी वो बढ़ेगा नहीं, गैस बढ़ेगी नहीं। अब तो क्या हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डिजोल्व जो होंगे हमारे वो नंबर बढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के। लेकिन अगर क्या गैस के नंबर मॉलिक्यूल्स अचानक से बढ़ जाएंगे, जैसे 100 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 100 मॉलिक्यूल्स में से क्या होंगे, 75 डिजोल्व हो गए, क्या 100 के 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। हम प्रेशर को लगातार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को। हमने प्रेशर चेंज किया, हमारा मोल सॉल्वेंटी क्या होगी, गैस की बढ़ गई, तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर चेंज किया, एक्स हमारा बढ़ता जा रहा था, क्लियर। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा फिक्स हो गया है, यानी अगर हम क्या करते हैं, अब वैक्यूम खोलकर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन जैसे गैस को बढ़ाएंगे तो पी क्या होगा, बढ़ेगा ना, यानी जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, पी और ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रेशर और ज्यादा लगाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, और ज्यादा डिजोल्व होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आपका गलत है या फिर ये गलत है या फिर ये गलत है, ये तीनों ही सही है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे, गैस मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना था, मैंने इसको एक्स प्रोपोर्शनल पी लिखा, फिर मैंने क्या किया, इसको यानी के डैश जो हमारी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, इसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट करके क्या किया, पी इक्वल टू के एक्स रख दिया, जो कि हमारे हेनरी लॉ ने बताया था हमें, क्लियर। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, आपके लिए जो मेन फॉर्मूला होगा वो यही होगा, क्लियर। एक बात और, जो प्रेशर जो हमने लिखा हुआ है, प्रेशर, इसको आप जैसे की बात करते हैं कि मेरे पास कोई बीकर था जिसमें हमारे पास इसी गैस के अंदर, सपोज करो ये गैस ना होकर ये नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस थी, यानी इसमें N2 के भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं और O2 के भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं N2 के गैस की सॉल्युबिलिटी को फाइंड करता हूँ, क्लियर है ना, अगर मैं N2 के गैस की सॉल्युबिलिटी को फाइंड करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रेशर लेंगे वो किसका लेंगे, N2 का, और मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे, वो भी N2 का लेंगे। अगर O2 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम P के सफिक्स में क्या लिखेंगे, O2, और X के सफिक्स में क्या लिखेंगे, O2। यानी इस तरीके से हमारा अगर फॉर N2 के लिए होता है, फॉर N2 गैस की बात करते हैं तो प्रेशर ऑफ क्या होगा, N2 गैस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, क्लियर। इसी तरीके से हम लोग प्रेशर ऑफ O2 गैस निकालेंगे, O2 के लिए बात करते हैं, फॉर O2 गैस तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ द O2 गैस इक्वल टू क्या होगा, KH यानी हेनरी कांस्टेंट
इनटू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस। क्लियर? इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझ में आती है हमें इस टर्म से, ये हमारा जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट टर्म बन चुका, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, रेड से कलर को कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो P इक्वल टू KHX है, अब ये तो हमारा, अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है, क्या करनी है, इसकी यूनिट निकालनी है। अब ये x क्या है, मोल फ्रैक्शन, और मैंने आपके बेसिक कंसेप्ट में बात की थी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हमारी कैसी है, यूनिटलेस है। कैसी होती है, यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। क्लियर है ना? तो ऊपर भी मोल नीचे मोल कट गया तो क्या हो गया, यूनिटी आ गई या वन आ गया। तो ये क्या हमारा यूनिटलेस, प्रेशर की जो यूनिट होगी फिर वही तो केज की यूनिट होगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट तो क्या होगी, यूनिट ऑफ केज क्या होगी, एक तरीके से ये या तो हम एटमॉस्फेरिक यानी एटीएम में लेंगे, हम इसे बार में भी ले सकते हैं, न्यूटन पर मीटर में भी ले सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम लोग, यानी जो भी हमारी प्रेशर की यूनिट होगी वही क्या होगी, हमारी हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होगी। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इस यानी जो हमारे रिलेशनशिप निकला है P इक्वल टू KHX, इसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरी और डिफाइन करते हैं जो हमारी हेनरी की एक अल्टरनेटिव थ्योरी मानी जाती है। क्लियर? आप इसको नोट कीजिए, हम आगे बात करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हमारा क्या होगा। यहाँ पर हेनरी का जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूला यानी P इक्वल टू KHX के बेस पर, P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज। गैस जनरली क्या होती है, वेपर फेज में होती है, यानी गैस हम लोग यहाँ पर वेपर फेज में ले रहे हैं। तो इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये क्या होगी, इसकी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हो गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कि व्हाट इज द हेनरीज लॉ, तो आप हेनरीज लॉ के बारे में क्या बताएंगे कि सर एक साइंटिस्ट थे हमारे, कौन साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या था हमारा, मैंने आपको बताया था शायद, विलियम हेनरी। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने हमें क्या दिया था, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। उस रिलेशनशिप में बताया क्या कि जो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड होता है और जो प्रेशर ऑफ द गैस जो कि अप्लाइड किया होता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताया जो कि हमारा क्या बना था, M प्रोपोर्शनल P। क्लियर था ना? तो ये हमारा हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला, यानी कि जो 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द हेनरी लॉ, तो आप इसे यहाँ बताएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या था, तब हम बात कर सकते हैं जो हमने सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा था हम वो भी लिख सकते हैं। हम अगर स्टेटमेंट अपना लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग अपने स्टेटमेंट को इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लॉ पूछा जाता है तो आप रिलेशनशिप बताएंगे, अगर स्टेटमेंट बोला जाता है तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, मास ऑफ द गैस वाला भी और ये वाला भी, यानी कि द प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर? अब बात करते हैं आगे यूनिट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि केज की जो यूनिट होगी, यानी हेनरीज लॉ की जो कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो कैसी होती है हमारी, वो प्रेशर पर डिपेंड करती है। यानी प्रेशर हमारा अगर किसी में एटीएम में है तो उसकी भी एटीएम हो जाएगी, अगर वो बार में है तो वो भी बार में है। अगर हमारी बात करते हैं प्रेशर हमारा टॉर में है तो हमारा जो हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो किस में हो जाएगी, टॉर में हो जाएगी। चाहे वो आप के डैश के लिए भी कह सकते हैं, के लिए भी कह सकते हो और इसके लिए भी, सभी क्या हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो लास्ट फॉर्मूला हमारा ये था। तो हम यहाँ पर केज की यूनिट के बारे में बात करते थे, तो हमने इसके बारे में बात कर ली है कि यूनिट ऑफ केज हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ केज इज बेस्ड ऑन, अभी विल भी कर देता हूं, विल बी based on unit of pressure। तो ये आपको क्या करना है, नोट याद रखना है। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम एक ग्राफ को भी बनाते हैं। ग्राफ किसके बीच में होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पार्शियल प्रेशर of the gas in liquid, और यहां पर हमारा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन
ऑफ द गैस इन लिक्विड। अब देखिए जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा तो उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं। थोड़ा बढ़ाया, कितना बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, तो क्या हुआ 10 मोल्स से हमारी गैस डिजोल्व हुई। हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया, यानी कि जैसे ही बढ़ाया तो क्या हुआ, अब 20 डिजोल्व हो गए, फिर 50 हो गए। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहली वैल्यू हमने बढ़ाई, पहले 0 थी, तब ये भी 0 होगा। जब ये बढ़ाया तो हमें वैल्यू इसकी ये हमें मिली, हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, हम इसकी वैल्यू में करते हैं 10, 20, 80 में लेके चलते हैं, इसे लेते सपोज करो 30। इस तरीके से क्या हुआ, इसके मोल फ्रैक्शन भी क्या हो रहे, बढ़ते जा रही है। पहली कंडीशन में इतना हो गया, 20 पे इतना हो गया, 30 पे कितना हो गया, इतना हो गया। तो हम इसके पीछे ग्राफ डिनोट करेंगे, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करते तो क्या होगा, इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू में चला जाएगा। क्लियर। तो ये हमें क्या मिला, एक ग्राफ मिला। बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके स्लोप के बारे में, तो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप की बात करेंगे अगर, सीधा सीधा बनता है हमारा इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, टेन, जैसे मान लेते हैं कि थीटा, तो हमारा जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, टेन थीटा हमारा क्या होगा, ऊपर जो प्रेशर ऑफ द गैस है यानी पी अपॉन जो हेनरी कांस्टेंट, यानी पी अपॉन क्या हो जाएगा, के एच। क्लियर। पी अपॉन के एच, सॉरी टेन थीटा हमारा यहाँ पर जो नीचे क्या था, मोल फ्रैक्शन था ना, तो नीचे हम एक्स लिखेंगे, तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पी अपॉन एक्स। क्लियर। तो टेन थीटा हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एच आ जाएगा ऑटोमेटिक, पी अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमने क्या देखा, पी इक्वल टू क्या बन गया हमारा, के एच डॉट एक्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे किसके, ग्राफ के बारे में, आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं के एच। अब क्या के एच के बारे में अगर बात करते हैं तो के एच किस तरीके से देखता है, जैसे के एच हमने ये लिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस क्या होगी, डिजोल्व ज्यादा होंगे, और जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व होंगे यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सपोज कि जब एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हमारा, वही सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं कि हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो के एच की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज होगी। यानी यही तो बात होगी हमारी, यही तो कंडीशन बनती है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो डिजोल्व हो रही है इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट में, तो क्या हो रहा है, वैसे के एच हमारी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, यानी डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर। अगर मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज होगा, तो के एच की वैल्यू क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। तो इस बात को हम लोग क्या करते हैं, आगे के टर्म में बाई टेबल से समझते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग टेबल बनाएंगे जिसमें देखेंगे किस तरीके से जो हमारी के एच की वैल्यू थी तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या फिर कम होगी। ठीक है ना, आप इसे नोट कीजिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने टेबल के बारे में। देखिए मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पर, जो कि टेम्परेचर मैंने फिक्स किया हुआ है एट 293 केल्विन के ऊपर। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हीलियम गैस के बारे में, तो हीलियम गैस का जो केएच की वैल्यू जो होगी इन किलो बार, यहाँ पर जितनी भी हमने केएच की वैल्यू लिखी है वो किलो बार में लिखी है। तो हीलियम केएच के लिए जो केएच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 144.97। N2 के लिए कितनी है, 76.48। H2 के लिए कितनी लिखी मैंने, 69.16। एंड O2 के लिए क्या है, 34.86। ये सारी सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने से निकाल के रखा हुआ है, ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर इन गैस को आपस में कंपेरिजन किया जाए, इस फिक्स टेम्परेचर पर प्रेशर को फिक्स कर दिया जाए, यानी एट अ सर्टेन प्रेशर या फिर फिक्स प्रेशर कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो हम केएच के बेस पे कैसे निकालेंगे, अभी हमने केएच के फॉर्मूला क्या बताया था, केएच इक्वल टू क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और केएच की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर हमारा पास अगर प्रेशर फिक्स है तो जो केएच की वैल्यू ये रही हमारी, यानी केएच की वैल्यू, यानी मोल फ्रैक्शन अगर हम यहाँ निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पी अपॉन क्या हो जाएगा, केएच, राइट। अब देखिए जरा, हेनरी क्वेश्चन वैल्यू कितनी, 144.97, यानी ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यानी कि एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें अगर उस गैस की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे केएच ज्यादा होगा
इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। अगर बात करते हैं N2 के बारे में, अगर N2 को कंपेयर करें हीलियम के साथ, तो हीलियम की जो KH की वैल्यू वो क्या है, ज़्यादा। अगर इसकी KH की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, और N2 की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब इन दोनों से कंपैरिजन करेंगे अगर, तो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी। अगर हम बात करते हैं H2, उसकी KH की वैल्यू तो N2 से भी कम है, तो यहाँ पर H2 की वैल्यू क्या हो गई, KH की वैल्यू और भी कम हो गई, तो गैस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि H2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो N2 गैस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं O2 के और H2 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर क्या होगा, O2 की जो KH की वैल्यू है वो क्या है, और भी कम, तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो O2 की जो सॉल्युबिलिटी होगी H2 के कंपैरिजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। H2 की क्या होगी, N2 के कंपैरिजन होगी, और इसकी हीलियम की कंपैरिजन। एंड इस तरह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इस तरह से बढ़ती जाएगी एट कितने टेम्परेचर पर, एट 293 केल्विन। क्लियर, कितना हो जाएगा हमारा, एट 293 केल्विन। और साथ में क्या होगा, एंड फिक्स्ड प्रेशर, आपका प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा एक नोट बनता है, नोट क्या बनता है, नोट देखिए, KH की वैल्यू इतनी ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी सॉल्युबिलिटी इतनी क्या होगी, कम होगी। इफ वैल्यू ऑफ KH इज हायर देन, if value of KH is higher, if value of KH is higher then solubility will be lower for a solution। और सॉल्यूशन मतलब गैस इन लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो अगर किसी भी गैस की अगर KH की वैल्यू क्या होती है, हाइयर होती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। अगर वही बात करते हैं अपोजिट, तो आप इसी को कर सकते हैं वाइस वर्सा। कौन ज्यादा नोट करे, है कि नहीं। यानी KH की वैल्यू अगर हाइयर है तो सॉल्युबिलिटी लोअर होगी, अगर KH की वैल्यू कैसी है, लोअर है, तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, हाइयर होगी। क्लियर। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। साथ में हम लोग बात करेंगे बोले कि KH भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम बात करते थे कि जो हमारा सॉल्युबिलिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में, ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे बात करते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो KH होगा क्या ये भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। KH भी डिपेंड करता है, KH डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पर, कि गैस का नेचर कैसा है कि नहीं। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ भी। अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर जो मैंने बढ़ाया हुआ है यानी 293 केल्विन है, अगर मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज करूंगा, तो बताइए टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल्स की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी है हमारी, यानी हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड में, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, यानी ये डिक्रीज हो गई, तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। यानी कि एक तरीके से मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि इफ we will rise in temperature then KH also will be increases। क्लियर। तो ये बात हमें अच्छे से दिमाग में सेट करके रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाते ही हमारा क्या होगा, KH यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। डिपेंड किसके ऊपर करता है हमारा हेनरी कांस्टेंट, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर भी, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, कितनी आसानी से घुल सकता है, कितना लेस सॉल्युबल है, इस तरीके से डिपेंड करता है। टेम्परेचर आपने इफेक्ट देख ही लिया।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी, अगर आप जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो उस तरह क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी जब भी बढ़ती है तो केएच की वैल्यू क्या होती है, चेंज, यानी अपोजिट काम कर रही है ना। यानी प्रेशर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई, और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से क्या होता है कि केएच की जो वैल्यू होती है आपकी, वो भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो आज हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में। देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरिच लॉ के बारे में। लिमिटेशंस मतलब अगर कोई भाई लॉ अगर आपके साथ बना हुआ है, लॉ आपके लिए बनाया गया है, तो उस लॉ की क्या होगी, कुछ सीमाएं होंगी, यानी लिमिटेशंस भी होंगी। इस लॉ के साथ भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यानी ये लॉ हर एक टाइम, यानी कि हर एक टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर या हर एक लिमिट को क्रॉस नहीं करता। इसकी भी कुछ लिमिटेशन बनाई गई हैं। अब वो लिमिटेशन बनाई क्या गई, नहीं बन गई, मतलब क्या था भाई, इस लिमिटेशन यानी इस लॉज को, उस लिमिटेशन के अगर हम बाहर देखते हैं तो वो काम ही नहीं करता है। जैसे अब जैसे को पहला पॉइंट समझते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दिस लॉ इज वैलिड इफ, पहला पॉइंट क्या है, एट लो प्रेशर, यानी कि ये क्या होगा, लो प्रेशर पे ही क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर? क्या होता है प्रॉब्लम कि अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, एट हाई प्रेशर, ये तो काम बढ़िया करेगा ना। एट हाई प्रेशर दिस लॉ गिव्स लेस एक्यूरेट वैल्यू, यानी जैसे हम क्या करेंगे, प्रेशर बहुत बढ़ाएंगे। प्रेशर बहुत बढ़ाने का मतलब क्या है, हमें भाई इतना भी प्रेशर नहीं लेना है। कितना प्रेशर, जैसे कि मैंने क्या किया, कंटेनर लिया था, सॉल्यूशन भरा हुआ हमारा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या किया हमने, एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर करता हूँ कि जो फ्रिक्शन ऑफ द, यानी जो पिस्टन हमारा है वो जस्ट क्या हो, उसके ऊपर पहुंच जाए। अब इसको ऊपर जस्ट, यानी कि ओवर द सॉल्यूशन, यानी ओवर द सॉल्यूशन भी नहीं है, सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन तक पहुंच गया। तो क्या होगा भाई, अब भाई गैस अगर ना चाहते, कि वो चाहते ही नहीं कि मैं डिजोल्व हूँ, है कि नहीं, लेकिन हमने क्या किया, इसको इतना ज्यादा प्रेशर करके इतना नीचे कर दिया कि सॉल्यूशन के सरफेस तक ले आए। तो क्या होगा, अब तो गैस क्या होगी, पहले तो खूब ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगी, वरना क्या होगी, वो जबरदस्ती क्या होगी, इसके अंदर सॉल्युबल होगी। यानी जैसे आप हटाओगे तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, वो तुरंत बाहर निकल आएगी। यानी कि कोई चेंज ना होने पर भी गैस क्या होगी, बाहर की तरफ क्या करेगी, रिपल्शन शो कर रही होगी। तो इतना भी हाईली प्रेशर नहीं करना कि गैस को हम जबरदस्ती अंदर डिजोल्व कर दें। बात समझ में आ रही है, हमें इतना भी ज्यादा हाई प्रेशर नहीं लेना है। तो क्योंकि ज्यादा हाई प्रेशर लेंगे तो क्या होगा, इस लॉ यानी कि इस लॉ के बेस पर जो हम वैल्यू निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस की, वो थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर नीचे आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि हमें वैल्यू गलत मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर? पहला पॉइंट दोनों रेट करते हैं इससे। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, पहला दूसरा तो हमने बात कर ली, एट लो प्रेशर। सेकंड हमारा क्या है, हाई प्रेशर। तीसरा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, मतलब क्या है भाई, टेम्परेचर इतना ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए मतलब क्या भाई, भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होकर बाहर हो गई, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर कम रहना चाहिए ना हमारे पास, लेकिन इतना भी कम नहीं रहना चाहिए भाई कि वो या तो फ्रीज हो जाए या फिर क्या हो जाए कि वो गैस ही लिक्विफाइड हो जाए किसी कांस्टेंट प्रेशर, यानी जैसे हम बात करते थे क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर के बीच में। तो हमें इतना भी लो नहीं करना है टेम्परेचर को कि गैस हमारी लिक्विफाइड होकर पहले या लिक्विड में ही कन्वर्ट होकर सीधे घुल जाए, है कि नहीं। तो हमें टेम्परेचर को इतना भी लो नहीं रखना है कि अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होगा तो गैस हो सकता है लिक्विफाइड हो जाए और उसमें मिक्स हो जाए। लगाते रहना फॉर्मूला, कहाँ से निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस निकालने के लिए क्या चाहिए, गैस का वेपर फेज में कन्वर्ट होना चाहिए। अब गैस तो हमने क्या किया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो कर दी तो क्या हुआ, लिक्विफाइड हो गई, और लिक्विफाइड होकर लिक्विड में कन्वर्ट होकर मिक्स हो गई ना, फिर कहाँ से लगाओगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये लो भी क्या होगा, इसकी लिमिटेशन बनता है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, ठीक है ना, शुड नॉट भी कर दे क्या, तो सही है, दैट टेम्परेचर नॉट टू लो। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, जो गैस के नेचर को बात करते हैं। अगर भाई गैस का नेचर ऐसा है कि हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही मिक्स करें
अब उसका नेचर क्या था, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इनके दोनों के बीच में इतना ज़्यादा बढ़िया प्यार मोहब्बत हो गई, यानी रिलेशनशिप बढ़िया हो गया कि वो क्या हो गई, इजीली सॉल्युबल हो गई। यानी कि गैस का नेचर कैसा ना हो, हाईली सॉल्युबल ना हो, यानी गैस कैसी ना हो, हाईली सॉल्युबल ना हो। अगर हाईली सॉल्युबल होगी तो पता चला गैस पूरी की पूरी मिल गई, और पूरी की पूरी अगर सॉल्युबल हो गई यानी कि पूरी की पूरी अंदर चली जाएगी, तो प्रेशर लगाओगी किस पर, कि लगाने के लिए प्रेशर के लिए क्या चाहिए, गैस चाहिए ना, गैस पे लगाएंगे ना प्रेशर। तो भाई गैस ही नहीं हो तो प्रेशर किस पे लगाओगे। तो भाई गैस का कैसा नेचर होना चाहिए, गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। क्लियर है ना। और जो हमारा लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूं यहाँ पर कि गैस का बिहेवियर जो सॉल्वेंट के साथ जो होता है वो कैसा होना चाहिए, केमिकली, ऐसा नहीं होना चाहिए वो केमिकली उससे क्या कर दे, रिएक्ट कर दे। द गैस कैन नॉट बी, शुड नॉट बी रिएक्ट विद केमिकली विद द सॉल्वेंट। समझ में आ रही है ना। सॉल्वेंट के साथ अगर वो केमिकली रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, केमिकली रिएक्ट करने से क्या होगा, वो या तो एसोसिएशन शो करेगा या डिसोसिएशन शो करेगा। और एसोसिएशन या डिसोसिएशन करता है तो भाई कंपाउंड कुछ और बन जाएगा, फिर लगाते रहना प्रेशर। तो हमारा गैस का नेचर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम बात क्या रहेंगे, क्या लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, गैस शुड बी, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पर परफेक्ट पॉइंट में हम लोग लिख देते हैं, गैस विल नेवर बी एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड विद द सॉल्वेंट, ठीक है ना। यानी गैस विल नेवर बी एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड विद द सॉल्वेंट, यानी कि कैसा होना चाहिए, इनर्ट बिहेवियर, या फिर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यानी गैस नेवर बी रिएक्ट विद द सॉल्वेंट केमिकली। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी हमारे पास लिमिटेशंस पहले क्या है कि ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड, हमारा लो प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर पे नहीं आना है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो टू लो, यानी ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या हो गया हमारा मेन पॉइंट क्या हो गया कि गैस का नेचर कैसा ना हो, हाईली सॉल्युबल ना हो। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्वेंट के साथ इनर्ट यानी केमिकल रिएक्शन ना करने लगे, यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन। यानी ये चार बातें यानी 5 बातें हमें क्या करनी है, अच्छे से दिमाग में सेट करनी है, और ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस। क्लियर ना। तो आज के टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस मतलब जैसे पहले एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे स्कूबा डाइवर के बारे में, कि स्कूबा डाइवर जो हमारे बिल्कुल समुद्र तल के यानी नीचे जाते हैं तो क्या होता है भाई, समुद्र के नीचे जब जाते हैं यानी बिल्कुल डीप में जाएंगे तो क्या होगा, तो वो सिलेंडर लेके जाते हैं। तो सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें भरी होती हैं, उनका क्या रोल होता है, कैसे उस पर बात कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात करेंगे हम लोग कि जब हम लोग माउंटेन पे आते हैं, एवरेस्ट पर जाते हैं तो क्या होता है, पहाड़ों पर भाई, पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कत आने लगती है भाई, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होने लगी। या फिर हम लोग बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के बारे में। कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें होती है उसमें CO2 को क्या करते हैं हम लोग, हाईली प्रेशर से क्या करते हैं, उसे भर देते हैं, नहीं हाईली प्रेशर लगा देते हैं, तब वो सॉल्युबल होती है। तो उसका क्या इसके साथ रिलेशनशिप है, तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। हम ये भी समझेंगे साथ में कि जो हमारे पास जो मछली होती है, यानी जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हमारे हैं, उनको हम लोग हमेशा जो ठंडे पानी यानी कि जो कोल्ड वाटर होता है वो उसी में ही क्यों ज़्यादा परफेक्टली यानी ज़्यादा अच्छा रहना पसंद करते हैं कंपेयर देन वार्म वाटर के, यानी वार्म वाटर में या तो वो मर जाते हैं या वो रह ही नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ में ही बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी। क्लियर। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।